Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical Gaurav. In this video we are going to discuss about the radix for FFT. देखिए अभी आप YouTube पे अगर सर्च करेंगे तो कहीं भी आपको रेडिक्स फॉर FFT के बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको रेडिक्स फॉर FFT केस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूँगा और आपको एक कंप्लीट एनालिसिस दूंगा रेडिक्स फॉर FFT के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे, चाहे इस टाइप के बटरफ्लाई डायग्राम को लेकर या तो फिर जो इसके एक्सप्रेशन आते हैं वो कहाँ से आ गया, या फिर जो इसका फार्मूला है वो कहाँ से आ गया, तो जितने भी रिलेटेड डाउट्स हैं जो आपको अभी तक समझ में नहीं आता था सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेडिक्स फॉर FFT। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रेडिक्स फॉर, यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि रेडिक्स फॉर, तो रेडिक्स फॉर का मीनिंग क्या होता है। व्हेन द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इन द DFT इज ए पावर ऑफ 4। देखिए मान लीजिए कि कोई भी एक इनपुट दिया हुआ x ऑफ n, ठीक है, x ऑफ n। अब इस x ऑफ n में क्या होंगे कि कुछ सैंपल्स दिया होता है, दैट मीन्स कि इनपुट सिग्नल दिए होते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो ये जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं, इनपुट सिग्नल्स होते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाटा पॉइंट्स, अगर ये उस सिग्नल को अगर हम 4 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स या इनपुट सिग्नल इसमें दिए हुए हैं वो है 16, तो 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 4 स्क्वायर। तो जब हम 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि जो इनपुट डाटा सिग्नल है उसको हम 4 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम 4 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा सिग्नल को, नंबर ऑफ डाटा सिग्नल्स को, तो हम वहाँ पे रेडिक्स 4 का यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करेंगे वो उसका फार्मूला है जो आगे हम लोग देखेंगे उस टाइप से। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे रेडिक्स 2 के बारे में, तो काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा। तो रेडिक्स 2 में क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उसको हम 2 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया होगा 4 पॉइंट DFT का, या फिर 8 पॉइंट DFT या 16 पॉइंट DFT। तो उसमें क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ इनपुट डाटा पॉइंट्स होते हैं उसको हम 2 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रेडिक्स 2। और यहाँ पर हम इसको रेडिक्स 4 इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट डाटा पॉइंट्स को 4 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको रेडिक्स 4 क्यों कहा जाता है। हाँ, और एक चीज़ और याद रखें कि जहाँ हम रेडिक्स 4 का यूज कर सकते हैं वहाँ हम रेडिक्स 2 का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 का पावर होगा वो तो 2 का पावर होगा ही। बट होता क्या है कि जब हम रेडिक्स 4 का यूज करते हैं तो हमारा कुछ टाइम कम लगता है। इसके कारण हम लोग जब इनपुट डाटा पॉइंट्स 4 के पावर के रूप में हो और बड़ा डाटा पॉइंट हो, तो वहाँ पे हम लोग टाइम सेविंग के लिए रेडिक्स 4 का यूज करते हैं। तो सबसे पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया, रेडिक्स 4 क्या होता है। नेक्स्ट ट्यूरल फैक्टर। तो ट्यूरल फैक्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कम्प्लीटली समझाया था, FFT वाले लास्ट वीडियो में, कि ट्यूरल फैक्टर क्या होता है। ट्यूरल फैक्टर को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, WN = e⁻ J2π/n। अगर मान लीजिए कि हम n = 16, दैट मीन्स कि टोटल इनपुट पॉइंट 16 है, तो वहाँ पे अगर हम ट्यूरल फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, W16 दैट इज इक्वल टू e⁻ J2π/16। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ट्यूरल फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, ये ट्यूरल फैक्टर जो है उसका अभी हमें आगे यूज आएगा W4 का। तो W4 के लिए याद रखिए कि W4 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, W4 = e⁻ ये 2 से 4 कट जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा e⁻ और e⁻ को आप क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π/2 - j sin π/2। और cos ऑफ π/2 क्या होता है, 0 होता है, और sin π/2 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -j। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है W4 = -j। अब एक और चीज़ मैं यहीं पे आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जैसे W4 आ गया, क्योंकि इसका यूज हमें आगे आएगा, तो वो हो गया -j। तो W4 का पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -j का स्क्वायर। ठीक है, W4 अगर लिखेंगे तो -j का क्यूब। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं कि -j², तो -j² क्या हो जाएगा, -j × -j, और j² -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। इस टाइप से अगर -jq लिखें तो ये क्या हो जाएगा, -j × -j। ठीक है, तो तीनों माइनस मिलकर एक माइनस हो जाएगा, और j × j² प्लस, तो ये हो जाएगा -j। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि जब हम W4 लगते हैं तो W4 का जो भी पावर होता है, W4 का
जो भी पावर होता है वो हमेशा या तो -1 होता है या तो +1 होता है। यहाँ पे आएगा +1, एक सर्किल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आता है -j, यहाँ पे आता है -1 और यहाँ पे आता है +j, ठीक है। W4 का पावर 1, W4 का स्क्वायर, W4 का क्यू एंड W4 का पावर 4। तो इस टाइप से हम लोग 12 फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि स्प्लिट या डेसिमेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो स्प्लिट या डेसिमेशन जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं रेडिक्स 2 में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी स्प्लिट और डेसिमेट द एंड पॉइंट इनपुट सीक्वेंस इनटू 4 सब सीक्वेंसेज। क्योंकि हम यहाँ पे रेडिक्स 4 की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इनपुट सीक्वेंस होंगे उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जितने भी इनपुट सीक्वेंस होंगे उसको क्या करेंगे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हर का लेंथ कितना होगा n/4। जैसे रेडिक्स 2 में हम लोग क्या करते थे कि जितना भी इनपुट सीक्वेंस होता था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो रेडिक्स 4 में सबसे पहले तो एक चीज़ हो गया कि रेडिक्स 4 का मतलब है कि इनपुट सीक्वेंस को हम 4 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम जो यहाँ स्प्लिट या डेसिमेशन करेंगे वो n/4 के रेशियो में कर देंगे, ठीक है। अब चलिए कि फाइनली स्टार्ट करते हैं DFT। तो देखिए जो बेसिक इक्वेशन होता है DFT का वो होता है x ऑफ k इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 to n-1 x ऑफ n इंटू WN टू द पावर KN। दैट मीन्स कि xn मल्टीप्लाइड बाई द 12 फैक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल जो DFT का इक्वेशन है वो। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें रेडिक्स 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं किसमें रेडिक्स 4 में। तो रेडिक्स 4 में मैंने आपको पहले ही बताया कि रेडिक्स 4 में हमें करना क्या है कि जो भी इनपुट सीक्वेंस है उसको क्या करना है 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब मैं आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि कहीं पे अगर 16 सिग्नल है, सब कुछ मान लीजिए कि 16 सिग्नल है, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसा डिवाइड होगा 4 का होगा, ठीक है। यानी कि चारों में कितने सिग्नल्स होंगे, हर पार्ट में कितने सिग्नल्स होंगे 4 सिग्नल होंगे, ठीक है। अब चूँकि जब भी हम सिग्नल को लिखते हैं, ठीक है, जब भी सिग्नल को हम लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं n इक्वल टू 0 पे। तो जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो पहला पार्ट हमारा आएगा दैट मीन्स कि फर्स्ट फोर्थ जो हमारा आएगा 1/4, उसमें क्या होगा जो हमारा सिग्नल रहेगा वो कैसा होगा 0 to n/4 -1। जो फर्स्ट उसमें सब सीक्वेंस होगा वो क्या होगा 0 to n/4 -1। सेकेंड वाला क्या होगा इससे जस्ट एक आगे वाला, दैट मीन्स ये था कहाँ तक n/4 -1 तक। तो सेकेंड वाला क्या होगा n/4 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पे तो 2n/4 -1 तक। सिमिलरली थर्ड वाला होगा तो वो 2n/4 से जाएगा कहाँ तक 3n/4 -1, और जो लास्ट वाला होगा वो कहाँ तक जाएगा 3n/4 से n-1 तक। चलिए तो जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं x ऑफ k को कि x ऑफ k इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 to n/4 -1 इंटू x ऑफ n इंटू ओमेगा WN टू द पावर KN। पहला पार्ट हमने जो अभी आपको बताया कि 0 से n/4 -1 तक जाएगा। सेकेंड पार्ट सिग्मा n इक्वल टू n/4 टू n/4 -1 एंड x ऑफ n इंटू ओमेगा n टू द पावर kn। ये तो सेम ही रहेगा सब में। तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 2n/4 टू 3n/4 -1, और ये अंदर में सेम। और लास्ट वाला पार्ट जो हमारा होगा सबसिक्वेंस उसमें क्या होगा n इक्वल टू 3n/4 टू n-1। तो इस टाइप से हम क्या किए कि जो दिया गया सिग्नल था इनपुट सिग्नल था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है, ताकि हम रेडिक्स 4 को अप्लाई कर पाए। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ जो समीशन है का लिमिट है, समीशन का जो लिमिट है n/0 to n/4 -1, जबकि इसमें है n/4 to 2n/4 -1। तो देखिए यहाँ पे जो चारों समीशंस हैं उसका जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिफरेंट है। तो हम इसमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, छोटा सा स्मॉल सब्स्टिट्यूशन, ताकि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट चारों समीशन का, ये जो चारों हैं ये चारों का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दैट मीन्स समीशन का लिमिट सेम आ जाए, ताकि हम लोग आगे सॉल्व करने में हमें आसानी हो, कुछ कॉमन ले ले बाहर निकालें, ठीक है। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन आप लोग इंटीग्रेशन में जनरली बहुत बार कर चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे एक स्मॉल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो जो पहला वाला है फर्स्ट वाला इसको हम एज इट इज रखेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ सीरीज में हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले में मान लेते हैं सेकंड वाले में हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं m, और m का वैल्यू पुट कर देते हैं m इक्वल टू n-N/4। दैट मीन्स m इक्वल टू n-N/4। अब देखें हम एक नया वेरिएबल ले रहे हैं m इक्वल टू n-N/4। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन था ये वाला, इसमें आप n का लोअर लिमिट कितना है M/4। तो हम लोग यहाँ पे पहली बार में n इक्वल टू M/4 पुट करते हैं ताकि हमें m का लोअर लिमिट मिल जाए। तो m इक्वल टू n की जगह पर आ जाएगा N/4 -N/4। तो N/4 -N/4 कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि m का जो लोअर लिमिट है वो कितना हो गया 0। अब अपर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस n का अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा, और अपर लिमिट कितना है 2n/4 -1। तो m इक्वल टू 2n/4 -1, और ये n/4 तो है n/4। 2n/4 में से n/4 जाएगा कितना बचेगा n/4,
ठीक है, n-1। अब देखिए इसका जो अपर लिमिट आया वो कितना आ गया, n/4-1 और लोअर लिमिट कितना आ गया 0। अब आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या था, लोअर लिमिट कितना था 0 और अपर लिमिट कितना था n/4-1, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड जो सब्सिक्वेंस था दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ गया। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग थर्ड वाले में भी एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, m = n-2 n/4। तो यहाँ भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फर्स्ट के तरह ही आ जाएगा और थर्ड वाले में उसी टाइप से एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, m = n-3 n/4। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारा लास्ट वाला है उसमें भी हमें सेम अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल जाएगा, दैट इज n = 0 to n/4-1। ठीक है, तो अब हम इस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें क्या मिला, इस जो चारों समेशन थे उसके लिमिट सेम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो हमारा इक्वेशन था उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x (k) = सिग्मा n = 0 n/4-1 x (n) * Wn प्लस समेशन m = 0 to n/4-1 x ऑफ, और n की जगह पे आ जाएगा m + n/4, तो x ऑफ m + n/4 Wn k m + n/4। अच्छा, इसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कि जो हमने पहला वेरिएबल लिया है m = n-n/4, तो यहाँ से अगर हम n = लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, n = m + n/4। ठीक है, तो जहाँ सेकंड सीक्वेंस में जहाँ भी n रहा होगा, n की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, m + n/4 लिखना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा। उसी टाइप से सेकंड वाले में लिखेंगे तो n = आ जाएगा m + 2 n/4, और थर्ड वाले मतलब कि दैट मीन्स कि सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा n = m + 3 n/4। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि x (k) = ये तो पहला वाला एज इट इज है, सेकंड वाले में सिग्मा m = 0 to n/4-1 एंड x ऑफ m + n/4, पहले xn था तो उसकी जगह पे n = क्या आ गया, m + n/4 इंटू Wn⁴ और पहले n था तो n की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया m + n/4। उसी टाइप से थर्ड वाले में आ जाएगा एंड फोर्थ वाले में भी आ जाएगा। चलिए अब नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी सिंप्लीफाई द Wn टर्म्स। अब हम क्या करेंगे कि जो Wn टर्म्स हैं, ठीक है, Wn टर्म्स है, पहले तो डायरेक्टली था Wn⁴kn, लेकिन अभी क्या हो गया कि Wn⁴k और n की जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ m + n/4 m + 2 n/4 m + 3 n/4। तो हम इस टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आगे हमें क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। तो सबसे पहला क्या है कि Wn⁴k m + n/4। अब इसको हम पावर में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा Wn⁴k m और सेकंड बार में आ जाएगा Wn⁴k × n/4। ठीक है, अब ये जो Wn⁴k m है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये जो है, ये जो पावर है इसको हम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअल फैक्टर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि Wn⁴k n/4 = W4⁴k। ठीक है, ये सिंपल इसका प्रॉपर्टी है, उसका यूज करके हम लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आ गया ये क्या कि Wn⁴k m + n/4 = Wn⁴k m × W4⁴k। सिमिलरली सेकेंड वाले को भी रिड्यूस करेंगे, Wn⁴k m + 2 n/4 दैट इज इक्वल टू Wn⁴k m इंटू W4⁴2k, और इसमें आ जाएगा W4⁴3k। इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ऑल्सो रिप्लेसिंग m by n देन द इक्वेशन बिकम्स, देखिए m जो था वो क्या था, एक वेरिएबल का नियम था, तो हम m की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, n p q r कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप लोग बहुत बार यूज कर चुके होंगे इंटीग्रेशन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m था उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n लिख देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे m को n से, क्योंकि n तो एक सिंपल सा वेरिएबल है। तो चलिए ओवरऑल जो अब हमें जो सीक्वेंस निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा n = 0 to n/4-1 x of n into Wn⁴k n, और यहाँ पे देखिए पहले m था तो m की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया सबको n से। तो सिग्मा n = 0 to n/4-1 x of n + n/4, और ये पावर जो रिप्लेस किया वो हो गया सब में उसी टाइप से, सबको जहाँ जहाँ m था वहाँ रिप्लेस कर देंगे n से। अब देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे थे, ताकि सबका समेशन का लिमिट सेम हो जाए। अब जब समेशन का लिमिट सेम हो गया तो इस समेशन को हम एक जगह बाहर कर लेते हैं, सिग्मा n = 0 to n/4-1, और अंदर में जो भी सम था उसको एक जगह लिख देते हैं। और एक और चीज़ देखें कि जब हम Wn के पावर को सिंप्लीफाई किए तो हमें तीनों में, यहाँ भी Wn⁴k m, यहाँ Wn⁴k n और Wn⁴k m, ठीक है, और फर्स्ट वाले में तो ऑलरेडी था ही Wn⁴k n। तो हमें चारों में क्या मिला, Wn⁴k n एंड Wn⁴k n चारों मिल गया। तो Wn⁴k n को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक तो हम बाहर कर लिए समेशन को, सिग्मा n = 0 to n/4-1, और अंदर में जो बच गया यहाँ से xn बच गया, तो xn प्लस यहाँ से xn + n/4 बचा इंटू W4⁴k, यहाँ से बच जाएगा xn + 2 n/4 इंटू Wn⁴2k, और यहाँ से बचेगा xn + 3 n/4 इंटू W4⁴3k, और ये Wn⁴k n हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, सिंपली हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे देखें कि जो W4 है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि W4 का जो वैल्यू होता है वो होता है -j। ठीक है, W4 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा होता है -j। अब क्या करेंगे कि W4 का जब भी हम कोई पावर करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि W4⁴k = -j⁴k। ठीक है, तो हम लोग W चूँकि यहाँ पे सब में आ गया है W4 का पावर, W4 के पावर को हम यहाँ से जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो W4⁴k = -j⁴k। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम W4⁴2k करेंगे, W4⁴2k, तो ये क्या हो जाएगा कि W4 का स्क्वायर का पावर k, और W4 का वैल्यू क्या होता है -j,
W4 का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस जे, तो माइनस जे का स्क्वायर इंटू के, ठीक है। तो और माइनस जे का स्क्वायर क्या होगा, माइनस जे का स्क्वायर करेंगे माइनस जे इंटू माइनस जे, और जे स्क्वायर क्या हो जाता है -1, तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 का पावर के, ठीक है, ये हो जाएगा -1 का पावर के। इसी टाइप से सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे W4 टू द पावर 3 के, तो वो निकल के आएगा जे का पावर के, जे का पावर के, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब इन सारे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इस वाले इक्वेशन में W4 जहाँ है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, तो फाइनली हमें जो इक्वेशन निकल के आता है वो हमें निकल के आया। सो द इक्वेशन बिकम्स x ऑफ k इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n/4 -1। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सारे समेशन के लिमिट सेम हो चुका है, इसको हमने बाहर ले लिया। सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n/4 -1 x ऑफ n प्लस n/4 इंटू माइनस जे का पावर k प्लस x ऑफ n प्लस 2n/4 इंटू माइनस जे का पावर k, सॉरी -1 का पावर k, और यहाँ पे x ऑफ n प्लस 3n/4 इंटू जे का पावर k, और ये तो बाहर था ही, तीनों में कॉमन था। चलिए, ये हमारा एक टाइप से यहाँ जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन देख रहे हैं ये अभी कंप्लीट रेडिक्स 4 के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो WN का टर्म है, क्योंकि हम रेडिक्स 4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक W4 का टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो बाहर में मिलना चाहिए ये एक W4 का टर्म मिलना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे तो अभी W4 का टर्म है नहीं, इसको हम कंप्लीट रेडिक्स 4 नहीं बोल सकते। ये कंप्लीट रेडिक्स 4 FFT का आउटपुट नहीं है। तो इसमें आउटपुट रेडिक्स 4 के आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ताकि हमें एक W4 का पावर अलग से मिल जाए। तो चलिए एक नया सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, देखिए। और यहीं पे सारे स्टूडेंट्स को समझने में यहीं पे दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो फार्मूला है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये फार्मूला जो आता है, ये फार्मूला देखते ही लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि ये कहाँ से आ गया। तो इसको मैं आपको कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर करूँगा कि कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो देखिए, यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले फार्मूला में एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, के के लिए। तो के इक्वल टू क्या होता है कि n/4, मान लेते हैं कि के इक्वल टू n/4 p प्लस क्यू, n/4 p प्लस क्यू, वेयर p इज इक्वल टू 0 1 2 3। यहाँ पर कि p का वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड q का वैल्यू जो है वो 0 से लेके n/4 -1 तक है। दैट मीन्स कि 0 1 2 3 सो ऑन टू n/4 -1, ठीक है। तो दो वेरिएबल आ गया, एक आ गया p एंड एक आ गया q। तो p का वैल्यू फिक्स है कि 0 1 2 3 ही होगा, और q का वैल्यू कहाँ होगा, 0 से लेके n/4 -1 तक जाएगा। जैसे 16 पॉइंट वगैरह होगा तो n/4 कितना होता है, 4 हो जाता है, तो n/4 -1 तो 3 तक, यानी कि q का वैल्यू 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ कि अगर हम p इक्वल टू इसमें 0 पुट करते हैं, कि पहले तो हमने मान लिया कि k इक्वल टू n/4 इंटू p प्लस q, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर p इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो p n/4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 प्लस q, तो ये हो जाएगा q, ठीक है। तो p इक्वल टू 0 के लिए k का वैल्यू क्या क्या आएगा, k इक्वल टू q हो गया। तो दैट मीन्स कि इसको आप गौर से देखिए कि p इक्वल टू 0 के लिए k का वैल्यू आ गया q, और q का वैल्यू इससे क्या था, 0 टू n/4 -1, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 टू n/4 -1 तक। अब जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर n इक्वल टू 16 है, टोटल जो इनपुट सिग्नल्स का नंबर है वो 16 है, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, क्योंकि n/4 -1 क्या होता है, ये 16/4 -1, तो 16/4 हो जाएगा 4 4 -1 3, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो इस केस में जो k इक्वल टू है q है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 एंड 3। इसी टाइप से आप रेस्ट को भी निकाल सकते हैं। सेकंड वाले में अगर हम p इक्वल टू 1 पुट कर दें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू n/4 इंटू p प्लस क्यू, तो n/4 इंटू p इक्वल टू 1 रख देंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो n/4 प्लस क्यू। उसी टाइप से अगर हम p इक्वल टू 2 रख देंगे तो q इक्वल टू 2 रखेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/4 इंटू 2 प्लस क्यू, ये कट जाएगा तो हो जाएगा n/2 प्लस क्यू। उसी टाइप से अगर हम 3 रखेंगे तो 3n/4 प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो q एंड p क्या है कि एक सिंपल वेरिएबल है जो कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को आसान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो p एंड q को ले लिया। अब देखिए x ऑफ k इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, k का वैल्यू हम पुट कर दें तो क्या लिख सकते हैं कि n/4 p प्लस क्यू, ठीक है, n/4 p प्लस क्यू। और चूंकि ये जो अब x है वो किसका फंक्शन बन चुका है, p एंड q का, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x ऑफ p क्यू, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जो बुक में लास्ट में दिया होता है x ऑफ p क्यू या f ऑफ p क्यू, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया गया है कि k इक्वल टू n/4 p प्लस क्यू, वेयर p इज 0 1 2 3 एंड q इज इक्वल टू 0 टू n/4 -1। तो हम इसीलिए इसको लिखते हैं x ऑफ p क्यू, दैट मीन्स x बिकम्स अ फंक्शन ऑफ p क्यू, और k का वैल्यू यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ। चलिए तो अब हम इनपुट वाले को लिख सकते हैं कि x ऑफ k इक्वल टू x ऑफ p क्यू, दैट इज इक्वल टू x ऑफ k की जगह पे पुट कर देंगे तो n/4 p प्लस क्यू, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि p एंड q वेरिएबल है यहाँ पे, तो x ऑफ p क्यू, ठीक है। और अब अंदर में हम क्या करेंगे, अंदर में देखिए यहाँ पे अंदर में क्या करेंगे कि यहाँ पे x ऑफ n अपनी जगह पर रहेगा, x ऑफ n प्लस n/4 अपनी जगह पर रहेगा, और जहाँ जहाँ k है k की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ k है k की जगह पे n/4 इंटू p प्लस क्यू को पुट कर देंगे, n/4 p प्लस क्यू को पुट कर देंगे, और n/4 प्लस p क्यू का पुट करेंगे। तो एक चीज़ और आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ कि जो j होता है या फिर माइनस j होता है, ठीक है, j या फिर माइनस j, इसके पावर को आप कुछ भी रखेंगे, ठीक है, इसके पावर को कुछ भी चेंज करेंगे तो ये या तो प्लस j आएगा, या तो माइनस j आएगा, या तो प्लस 1 आएगा, या तो फिर माइनस 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इसका वैल्यू आ ही नहीं सकता, ये तो प्लस माइनस j या फिर प्लस माइनस 1 ही होगा। तो यहाँ पे जो हम k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n/4 p प्लस क्यू, तो ये भी आगे चल के आएगा किसमें, प्लस माइनस j या फिर प्लस माइनस 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
जे के वैल्यू को भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है सिग्मा n = 0 to n/4 - 1 x of n प्लस x of n प्लस n/4 माइनस जे का पावर q। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें कुछ नहीं है। जो पहले था हमारा माइनस जे का पावर k था, उसी को k की जगह पे जब हम n/4 × n प्लस q पुट किए हैं तो सॉल्व करने पे आता है माइनस जे का पावर q। उसी टाइप से सेकंड वाले में आता है -1 का पावर q x of n प्लस 2n/4 और थर्ड वाले में आता है जे का पावर q × x of n प्लस 3n/4। और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमारे पास क्या था, यहाँ देखें कि wn टू द पावर kn, ठीक है। अब यहाँ पे wn और k की जगह पे क्या पुट करेंगे, n/4 × p प्लस q इंटू और ये n तो रहेगा, ठीक है। अब इसको हमको wn के पावर में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको wn के पावर में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक करके जो सॉल्व होकर आता है वो मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। wn टू द पावर kn दैट इक्वल टू k की जगह पुट कर दिए wn टू द पावर n/4 p प्लस q इंटू n। इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं तो wn टू द पावर n/4 × p इंटू n यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड वाले में wn टू द पावर q इंटू n q से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने एक उसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है जो ट्यूबल फैक्टर प्रॉपर्टी होती है उसके। तो wn टू द पावर n/4 × pn, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली w4 टू द पावर pn और इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे wn टू द पावर qn। तो जो हमारा एक रिक्वायरमेंट था कि रेडिक्स फॉर्म में अगर हमें एफएफटी को लिखना है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, w4 का एक टर्म चाहिए, ठीक है, जो कि कॉमन हो सब में। तो w4 का टर्म हमें यहाँ पे मिल गया। अब जब हमें w4 का टर्म यहाँ पे मिल गया तब अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, रेडिक्स फॉर एफएफटी में। चलिए तो यही हमारा एक एम था w4 का एक टर्म लाना। चलिए तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि x of k या फिर x of p q = सिग्मा n = 0 to n/4 - 1 x of n प्लस x of n प्लस n/4 माइनस j का पावर q माइनस 1 का पावर q इंटू x of n प्लस 2n/4 प्लस j का पावर q इंटू x of n प्लस 3n/4 और ये फाइनल बाहर में जो टर्म आया w4 टू द पावर pn इंटू wn टू द पावर qn। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये टर्म हमें w4 का मिल चुका है और वो सारे में कॉमन है, इसलिए हम इसको रेडिक्स 4 के रूप में अब हम लिख सकते हैं। तो फाइनली अब एक और चीज़ कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चूँकि बड़ा लग रहा है देखने में, तो ये जो अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको आप गौर से देखिए। तो ये किसका फंक्शन है, एक तो n का और दूसरा q, मतलब यहाँ दो ही वेरिएबल है n एंड q। तो इसको हम एक समीशन को जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम इसको क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये f of n q है, ये पूरा समीशन है, इसको हम एक जगह लिख देते हैं f of n q से, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस लिखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि x of p q = सिग्मा n = 0 to n/4 - 1। इस सबको हटा के लिख दिए f of n q एंड ये दोनों टर्म तो रहेगा w4 टू द पावर pn इंटू wn टू द पावर n q। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द रेडिक्स फॉर एफएफटी, ये फाइनल एक्सप्रेशन है रेडिक्स फॉर एफएफटी। तो इस टाइप से हमें मिल गया रेडिक्स फॉर एफएफटी का फॉर्मूला। चलिए अब आगे इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो w4 है, ठीक है। अब w4 जो होता है वो क्या होता है, माइनस जे होता है। w4 क्या होता है, माइनस जे होता है। अब इसका कोई भी पावर हम रखेंगे, w4 का कोई भी पावर अगर हम रखेंगे तो वो क्या आएगा, या तो प्लस माइनस जे आएगा या तो फिर प्लस माइनस 1 ही आएगा, प्लस माइनस जे आए या तो फिर प्लस माइनस 1 है। तो w4 का जब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 4x4 का कंप्लीट मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें है क्या कि w4 टू द पावर pn है, तो p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 1 2 3 एंड सिमिलरली हम n का भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलता है। और उस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इस टाइप से हमें मैट्रिक्स मिलता है 1 1 1 1 1 1 माइनस जे माइनस 1 जे माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड जे माइनस 1 माइनस जे। तो ये जो मैट्रिक्स आपको बुक में दिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये w4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, w4 का मैट्रिक्स है। और इसमें देखिए सारे टर्म या तो 1 है या तो माइनस 1 है या तो जे है या तो फिर माइनस जे है। इसका कारण क्या है, क्योंकि w4 का वैल्यू होता है, w4 का वैल्यू क्या होता है, माइनस जे होता है। और इसका कुछ भी पावर हम करेंगे तो क्या आएगा, या तो प्लस जे या तो फिर माइनस जे या तो फिर प्लस 1 या तो फिर माइनस 1। इसलिए जब हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं कंप्लीट एनालिसिस करके तो हमें इस टाइप का एक मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, इस टाइप का एक मैट्रिक्स हमें मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कंप्लीट सॉल्व करके बताता हूँ कि देखिए यहाँ से एक्सप्रेशन में क्या मिला है, x of p q = ठीक है सिग्मा n = 0 to n/4 - 1, ठीक है, f of n q इंटू wn टू द पावर n q इंटू w4 टू द पावर pn, ठीक है। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला है, इसी फाइनल एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए क्योंकि w4 का जो पावर है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4x4 के मैट्रिक्स में, जो अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, सॉरी इधर तो आउटपुट साइड हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, एक है f का फंक्शन, एक है wn टू द पावर n q और एक है ये मैट्रिक्स w4 का मैट्रिक्स। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, इसको हम एक अलग मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, w4 के मैट्रिक्स के रूप में, 4x4 के मैट्रिक्स के रूप में। और ये जो दोनों फंक्शन है f of n q इंटू wn टू द पावर n q, इसको हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे और इधर हमें आउटपुट का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखिए इसको जब हम कंप्लीट लिखेंगे तो ऐसा मिलता है हमें कि इधर रहेगा ये है x of p q, ठीक है, ये है क्या w4, ठीक है, और ये क्या है जो आपको फाइनल मिला था f of n q इंटू wn टू द पावर q, ठीक है, wn टू द पावर n q। तो ये है कंप्लीट wn टू द पावर n q। अब देखिए आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो p का वैल्यू है वो क्या होता है 0 1 2 एंड 3 होता है। p का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो फिर 1 हो सकता है या तो फिर 2 हो सकता है या तो फिर 3 हो सकता है। तो जब हम x of p q लिखते हैं x of p q, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इसमें p = 0 पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0 q। अगर हम इसमें p = 1 पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x of 1 q। 2 पुट करेंगे तो x of 2 q, 3 पुट करेंगे तो x of 3 q। तो देखिए इस टाइप से हमें x of p q का 4 वैल्यू मिला, x of 0 q, x of 1 q, x of 2 q, x of 3 q, ठीक है। अब इसमें याद रखिए यहाँ पे x of 0 q का मतलब क्या है कि वेयर p is 0 एंड q is
क्यू हैज सम वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू भी कहाँ तक जाता है 0 to n/4 -1 तक। तो ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, इसमें जब हम क्यू का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अलग अलग एक्स के मिलेगा। तो इस टाइप से हमें फॉर p = 0 1 2 3 ये 4 वैल्यू हमें मिल गया। इसको इन चारों को हम एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए चूंकि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करने जा रहे हैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x(0q) जो मैंने आपको बताया कैसे आता है, x(1q), x(2q) एंड x(3q). और जो फॉर्मूला में हमारा था कि x(p)q, यहाँ पे देखिए x(p)q, तो x(p)q को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया इनटू W4 to the power Pn। तो इसको W4 को भी हम क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो W4 को जब हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स आ गया 4x4 का। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि W4 का पावर कुछ भी हो, वो या तो +1 होता है या तो -1 या तो फिर +j या तो फिर -j। तो इसको एक कंप्लीट एनालिसिस करके कैलकुलेट किया गया तो इस टाइप का मैट्रिक्स मिलता है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। और लास्ट में जो हमारा फंक्शन था ये दोनों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था f(n)q इंटू Wn to the power n(q). तो इसको हम लोग क्या किया है कि एक बार n = 0 फिर 1 2 एंड 3 के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा Wn to the power 0 इसलिए क्योंकि n = 0 है। देखिए Wn to the power n(q) था आपके पास, इसमें n = 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा Wn का पावर 0। सेकंड में क्या करेंगे n = 1 रख देंगे तो Wn का पावर 1 × q तो WQ। थर्ड में क्या करेंगे n = 2 रख देंगे तो W2q। और थर्ड लास्ट वाले में n = 3 रखेंगे तो 3q। तो इस टाइप से हमें मिल जाएगा। इस वाले साइड में इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा Wn to the power 0 f(0q) क्योंकि n = 0 है। सेकंड वाले में Wn to the power q क्योंकि ये f(1q) है, n की जगह पे 1 है। सेकंड वाले में थर्ड वाले में Wn to the power 2q और यहाँ पे f(2q) और यहाँ पे Wn to the power 3q क्योंकि n = 3 है एंड f(3q). तो ये कंप्लीट जो है मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, फॉर द रेडिक्स फॉर्म। अब आपको मुझे लगता है कि इस मैट्रिक्स फॉर्म को देख के कोई भी डाउट नहीं होता होगा। सिंपल है, हमने एक फंक्शन ले लिया x(p)q राइट हैंड साइड में, जो कि x(p)q ओरिजिनली है क्या x(k) ही है, और उसको हमने k = n/4 × p + q से सब्सटीट्यूट कर दिया था। तो इधर मिल गया हमें x(p)q, p = एक बार 0 रखेंगे तो x(0q), एक बार 1 रखेंगे तो x(1q), x(2q) उसी टाइप से, और x(3q). ये जो मैट्रिक्स है ये नथिंग बट W4 है, ठीक है, ये W4 का मैट्रिक्स है। और ये क्या है जो लास्ट में हमें फंक्शन मिला था f(n)q इंटू Wn to the power n(q). तो एक बार n = 0 पुट किए तो f(0q) इंटू Wn to the power 0, n = 1 पे f(1q) इंटू Wn का पावर q, और सिमिलरली f(2q) इंटू f(2q) एंड Wn to the power 3q इंटू f(3q). तो ये कंप्लीट फॉर्मूला। अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है W4 का मैट्रिक्स, इसको हम लोग एक इस टाइप के डॉट्स लिखते हैं, ठीक है। बुक में आपको बहुत जगह मिलेगा डॉट्स। जब हम बटरफ्लाई डायग्राम बनाते हैं तो बटरफ्लाई में चूंकि हम तो ये मैट्रिक्स लिख नहीं सकते बटरफ्लाई डायग्राम में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट से इस टाइप से डॉट से इसको, या फिर स्मॉल सर्किल से, डॉट नहीं इसको मान सकते हैं, एक स्मॉल सर्किल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जो आपको अब कंप्लीट बटरफ्लाई में आपको दिखाता हूँ, ये बटरफ्लाई डायग्राम है, या मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो इधर से इनपुट सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है, चारों जो है f(0q), f(1q), f(2q), f(3q), जैसे इनपुट सीक्वेंस आ रहा है f(0q), f(2q), f(3q), ठीक है। उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या Wn का पावर 0, Wn का पावर q, Wn का पावर 2q एंड Wn का पावर 3q। अब मैं ये आज आपको ये बटरफ्लाई कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आया, ठीक है, Wn का पावर 0 इंटू f(0q). तो इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, Wn का पावर 0q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Wn का पावर q से, 2q से एंड 3q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये है इनपुट सीक्वेंस चारों f(0q), f(2q), f(3q). f(0q) में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Wn का पावर 0 से, f(1q) में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Wn का पावर q से, f(2q) में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Wn का पावर 2q से, और f(3q) में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Wn का पावर 3q से। और यहाँ जो सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो W4 मैट्रिक्स को, यानी कि इन चारों को हम पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दिए टूडल फैक्टर से, इनपुट को टूडल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ता था कि एक 4x4 के मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या किए कि इसको रिप्रेजेंट कर दिया बटरफ्लाई डायग्राम में एक स्मॉल सर्किल से, ठीक है, ये स्मॉल सर्किल से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल सर्किट इस मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये चारों फाइनली हमें आउटपुट दे रहा है। ये नथिंग बट ये वाला फॉर्मूला ही है, x(p)q = सिग्मा Wn to the power n(q) इंटू f(n)q, ठीक है, इंटू W4, ठीक है, इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि इनपुट सीक्वेंस चारों हैं, चारों इनपुट सीक्वेंस है। पहले को मल्टीप्लाई कर दिया Wn का पावर 0 को, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया Wn के पावर q से, तीसरे को Wn का पावर 2q से, चौथे को Wn का पावर 3q से। अब आपको हमेशा ये दिक्कत होता है कि ये कैसे कैसे लिखा हुआ है 1 1 1 -1 -j -j। तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ एक बार, ये कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले वाले में आप देखिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा कि मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो इधर रहेगा x(0q), तो x(0q) = लिखेंगे। इधर जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू Wn का पावर 0 इंटू f(0q), ठीक है, प्लस 1 इंटू Wn का पावर q इंटू f(1q). उसी टाइप से इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू Wn का पावर 2q इंटू f(2q), उसी टाइप से लास्ट वाले का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि पहले वाले में जब आप देखिए तो इसमें हम चारों 1 1 के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस चारों इनपुट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 से। तो यहाँ पे इसी डायग्राम में देखिए कि पहला जो आउटपुट है, जो फर्स्ट आउटपुट में उसमें देखिए कि Wn के पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, और ये डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होकर पहुँच रहा है। सेकंड जो इनपुट है वो भी डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होकर पहुँच रहा है, थर्ड भी 1 से मल्टीप्लाई होकर पहुँच रहा है, और फोर्थ भी 1 से मल्टीप्लाई होकर पहुँच रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसी टाइप से सेकंड इनपुट को देखिए,
सेकंड आउटपुट को यहाँ सेकंड इनपुट। तो सेकंड इनपुट जो होता है एक्स ऑफ 1 क्यू, उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं बाई फॉर्मूला WN⁴ क्यू। आपको याद हो तो हम लोग ऐसे लिखते थे ना, एक्स ऑफ 1 क्यू और इधर आ जाएगा एक तो W4 का जो मैट्रिक्स होगा ही, और इधर आ जाएगा क्या आएगा, इधर आ जाएगा एफ ऑफ 1 क्यू इंटू WN⁴ क्यू। ठीक है, तो अब देखें, तो यहाँ से सेकंड वाले को देखें, तो ये इनपुट हो गया, एफ ऑफ 1 क्यू में मल्टीप्लाई करते हैं WN⁴ क्यू से। अब जब हम आउटपुट साइड में जाते हैं तो आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो W4 मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। W4 मैट्रिक्स का यहाँ पे देख लीजिए, पहले में मल्टीप्लाई होगा 1 से, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई होगा माइनस जैसे, थर्ड वाले में मल्टीप्लाई होगा -1 से, और फोर्थ वाले में प्लस जैसे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड आउटपुट है, पहले वाले में मल्टीप्लाई होकर आया डायरेक्ट 1 से, ठीक है, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई होकर आया माइनस जैसे, थर्ड वाले में मल्टीप्लाई होकर आया -1 से, एंड फोर्थ वाले में मल्टीप्लाई होकर आ गया प्लस जैसे, तो हमें सेकंड आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली थर्ड आउटपुट भी उसी टाइप से, आप बस जस्ट एक बार मैट्रिक्स को देखिए और मैट्रिक्स को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके बटरफ्लाई डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज आपको आई होप कि ये वाला जो है बटरफ्लाई भी कंप्लीट हो गया होगा, और ये बटरफ्लाई भी कंप्लीट हो गया होगा, और जो रेडिक्स फॉर FFT है वो भी कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ जो मैंने एक अलग से तैयार किया एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेडिक्स फॉर FFT एल्गोरिदम, कि रेडिक्स फॉर एल्गोरिदम में का एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि कैसे कैसे आता है आउटपुट। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, और उसमें मैं कंप्लीट ये समझा दूँगा आपको कि आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आई होप कि रेडिक्स फोर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपके पास है तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।